जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों आज का जो आप लोगों का टेस्ट है मंथली टेस्ट, उसमें आप लोगों को हिस्ट्री को ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सके अगर आपके पास बुक है तो बुक का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर है आपका अध्याय 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं ताकि कुछ आप लोगों के एग्जाम में हेल्प हो पाए। सबसे पहला सवाल देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, आपको बताना है। अब ये जो अशोक का अभिलेख था, इसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिलेखों के देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? अब ये जो कहा गया है, ये किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। बौद्ध जैन ग्रंथों में कितने महाजन पद का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो महाजन पद का उल्लेख किया गया है वो 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। कितने महाजन पद का उल्लेख किया गया है? 16 महाजन पद होते हैं, 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है। मगध महाजन पद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजन पद की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, याद रखना है सभी को। ठीक है, इसके बाद है इंडिका किसकी रचना है, आपको बतानी है। अब इंडिका जो है यहाँ पर किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब मेगास्थनीज की। किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। लेकिन याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले अर्थशास्त्र किसकी रचना है तो ये चाणक्य की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? कमेंट में लिखिए आप लोग। देखिए, आप लोग जो लिखोगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो फिर नहीं रहेगा। हमने आपको बता दिया, अब फिर से हमने आपसे सवाल किया, बताइए अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की रचना है। किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण के जो नगर होते हैं इसको क्या कहते हैं, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा लौह युगीन नगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की पर्याग परिस्थिति की रचना किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की पर्याग परिस्थिति की जो रचना किया था वो हरिसेन ने किया है। किसने किया है? हरिसेन ने किया है। अच्छा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा गया है, बताइए किसको कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हर्षवर्धन का जो राजकवि था वो कौन था, आपको बतानी है। तो इसका जो राजकवि था वो वानभट्ट था। कौन था? वानभट्ट था। हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था? वानभट्ट था। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मणी। ठीक है, याद रखिएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो प्रयत्न किया था वो था अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। किसके अभिलेख में भूमि दान करने का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है यहाँ पर, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त। ठीक है, किसके में? प्रभावती गुप्त में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारतीय अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? ठीक है, प्राचीन भारतीय अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था, आपको बताने ही। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने किया था। अब देखिए यहाँ पर अभिलेख है। ठीक है, कभी कभी सवाल में ये पूछता है कि बताइए कि किसके अभिलेख अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये भी आता है सवाल। तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किया था अशोक ने, और इसी के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो फिर से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए कि अशोक का जो अभिलेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप्स। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं, आप लोग को ना ऐसे दिक्कत होगा। ये हो जाएगा जेम्स, अगर हम प्रिंसेप की बात करें तो प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ये इसने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार है वो विशाख दत्त है। अपने स्वयं के खर्चे के सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रुद्रामन। ठीक है, किसने किया था? रुद्रामन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप सब्जेक्टिव सवालों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था? तो यहाँ पर देखिए, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी के ईसा पूर्व तक एक प्रमुख शक्ति के रूप में मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का निम्नलिखित कारण था। कौन से कारण थे? देखिए कारण थे न्यायालय दो पर, यहाँ से आपको फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दो कारण थे। भौगोलिक
सबसे पहले भौगोलिक कारण देंगे। भौगोलिक स्थिति, मगध की दोनों राजधानियों की राजगिरी और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक दुर्ग के समान था। वहीं पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों तथा पुनपुन नदी से घिरे होने के कारण एक जल दुर्ग के समान था। ठीक है। उसके बाद है आपका लोहे के समृद्ध भंडार। मगध के दक्षिणी क्षेत्र में आधुनिक झारखंड में लोहे के भंडार होने के कारण लोहे के हथियार एवं उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। उसके बाद है आपका उपजाऊ कृषि। मगध का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी उर्वर था। यहाँ के लोग अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर थे। उसके बाद है आपका जल मार्ग। जल मार्ग यातायात से साधन है ना, यातायात के साधन। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के समीप होने के कारण जल मार्ग से यात्रा सस्ता एवं आसान था। ठीक है। उसके बाद है आपका हाथी की उपलब्धता। इस क्षेत्र के घने जंगलों में हाथी की काफ़ी संख्या पाए जाते थे, जिनका युद्ध में काफ़ी महत्व था। हाथी से दलदल स्थान तथा दुर्गों को तोड़ने में काफ़ी सहायता मिलती थी। योग्य शासक। मगध के आरंभिक शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजन पद है ना, महापक्षनंद आदि अत्यधिक योग्य एवं महत्वाकांक्षी थे। इनकी नीतियों ने मगध का विस्तार किया। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो है आपका कि अशोक का धम्म क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं को लिखें। देखिए, अशोक का धम्म एक सजग नैतिक सामाजिक आचार संहिता थी, जिसमें अनेकों आदर्श एवं आचार व्यवहार का समावेश था। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में नैतिकता एवं प्रेम का आग्रह था। इसमें सदाचारी जीवन में जोर था। मध्यम मार्ग का अवलंबन था, किंतु इसे मानने के लिए कोई दबाव नहीं था। अतः अशोक के धम्म की नीतियाँ सुझाई जाती थी और विवेक पर छोड़ दिया जाता था। अशोक का धम्म एक नैतिक सिद्धांत था जो समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के आचरण को परिभाषित करता था। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये देख लीजिए, आपके पास नंबर 1 करके दिया गया है। सभी धर्मों का सार। अशोक का धम्म तत्कालिक सभी धर्मों का सार था। अशोक ने धम्म का सार अपने अनुभव एवं नैतिक ज्ञान से प्राप्त किया था। सभी धर्मों के मूल तत्व में लोक कल्याण, नैतिकता, आचरण आदि अच्छी बातें सुझाई जाती है। उन सब का सार धम्म में मिलता है। प्रमुख धार्मिक सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, करुणा, उदारता, पवित्रता, दानशीलता के गुणों का विकास करना। ठीक है। दूसरा था व्यक्ति के अवगुणों का, जिसे अशोक पापमय आवेग कहते हैं, जैसे क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि का निषेध। सबसे उचित व्यवहार एवं सबका सम्मान, विशेषकर दासों के प्रति। ठीक है। व्यक्ति के अंदर पश्चाताप की भावना का विकास करना। उसके बाद है आपका व्यक्ति एवं संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की भावना का विकास करना। ठीक है। आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना भी अगर आप लोगों ने लिख दिया, 3-4 पॉइंट भी लिख दिया तो हो जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 नंबर पॉइंट छोड़ दीजिए। चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अहिंसा पर जोर देना। अहिंसा धर्म का महत्वपूर्ण अंग था। अहिंसा परमो धर्म का पालन करने के लिए प्रजा को प्रेरित किया गया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना लिख करके आप इसको समाप्त कर सकते हैं, इसके आंसर को। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे देखिए। यहाँ पर आप इसको जो है, अब मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप लोग को बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, और इसको अच्छे से आप लोग नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो रोक करके भी आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है, ये 7वां पॉइंट तक आप लोग को नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। महाजन पदों के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पे 2 सवाल है, हो सकता है कि आपको यहीं तक पूछा जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक पूछा जाए। ठीक है, या हो सकता है कि दोनों मिलाकर पूछा जाए। तो 2 सवाल है, दोनों का आंसर सेम होगा। आप लोग इसका पहले आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोक कर इसको नोट कीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, लोहे के बढ़ते प्रयोग, सिक्कों के विकास का प्रारंभ। अधिकतर महाजन पदों में राजा का शासन होता था, लेकिन गणतंत्र राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन होता था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो को रोक करके अच्छे से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, या 8वां पॉइंट तक आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करना, यानी मौर्य प्रशासन का आपके बारे में उसकी बड़ाई करना है, या फिर उसकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में लिखने के लिए अगर आ जाए, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट ही आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा है, इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसका दूसरा पॉइंट छोड़ दीजिए आप,
तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मंत्री परिषद के बारे में। और सबसे होता है न्याय व्यवस्था, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था होती है वो कैसी है, चौथा पॉइंट आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंटों को आप लोग को लिख करके एक आंसर तैयार करना है और इसी आंसर को आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।